हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग क्लास 10th पीवाईक्यू की सीरीज में सेट 30-1 कवर करने वाले हैं। इसके 20 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे इसमें। इसके पहले हम लोगों ने सेट 30-1 इसके तीनों पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। कंप्लीट सेट वो हो चुका है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कॉस भी दे रखा है और साइन भी दे रखा है। तो आप इसको किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, और वो कर सकते हैं अपन किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये फेमस आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से आप 7 और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से बचेगा क्या आपका? माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और उधर आप ले जाओगे तो ये माइनस का 3 बचेगा। यहाँ से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में 4। अब आप स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? सो दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। अगर आप 1 to 30 नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहा है? इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए क्या होगी। तो इवन हो और प्राइम हो, ऐसा सिर्फ 2 होता है, जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो फेवर में अपने कितने नंबर आ गए? 1। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 30। तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/30। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 7 and 1/7। तो जब रूट्स गिवन हो, इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, तो अपन करते क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कर लो, तो 7 प्लस 1/7 करोगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 7 इंटू 1/7 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करो? एक्स स्क्वायर माइनस ये आपको हो जाएगा 50/7 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 7 एलसीएम लेकर उस तरफ भेज दो, तो 7x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 7 एक्चुअली। तो ये है क्या ऑप्शन में? भी पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 कह रहा है द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16, 20 एंड 50। कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो लीस्ट हो और इन सबसे डिवाइड हो, डिविजिबल हो, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। बट एक काम यहाँ पर और ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 16, 20 एंड 50। यहाँ से मैं एलसीएम निकालता हूँ, तो हो जाएगा 2, 8, 10 और ये 25। फिर यहाँ से आप करते हो 2, 4 एंड 5 एंड 20। फिर आप 5 से करो, तो 4, 1 एंड 5। अब डिवाइड आगे ये होगा नहीं, तो इसको यहीं पर होल्ड करते हैं और जितने बचे हैं सबको मल्टीप्लाई कराइए। तो यहाँ से होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से आ क्या जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 और यहाँ से 4 5 ज़ा 20 विच इज 400। तो ये तो एलसीएम आ गया जो इन तीनों से डिवाइड होगा। बट इसकी खासियत ये भी है कि परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कंप्लीट एक नंबर मिल जाना चाहिए, स्क्वायर रूट फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 400 इसका परफेक्ट आंसर होगा। बट प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऐसा ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। ये बोनस प्रॉब्लम है आपका, ये बोनस प्रॉब्लम है भैया। इसमें इसमें अगर आप अटेम्प्ट करते हो इस तरह के प्रॉब्लम्स को, तो आपको नंबर मिलता ही मिलता है इसमें। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 400। करेक्ट। अब है क्या कि जैसे मान लो अभी तो सर कह दो इसमें, मान लीजिए आपने 400 बता दिया, ये है, पर अगर मान लो नहीं होता और हमको बनाना पड़ता तो कैसे बनता? तो जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो इसमें एक नंबर, आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स हैं वो पेयर वाइज होने चाहिए। 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, और 4 4 खुद 2 इंटू 2 लिखा जाता है ना। 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो इसका भी पेयर बन रहा है। अब मान लो तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नंबर होता, मान लो 3 होता, तो 4 3 जा कितना आता? 1200। जो एलसीएम आता है आपको 1200 आता है। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? यहाँ पर कितने 3 की कमी है? हमने कहा पेयर होना चाहिए, तो एक 3 की कमी है, तो एक 3 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ता, तो ये आंसर हो जाता 3600।
ठीक है। तो जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, आप फैक्टर चेक करो, जिसका भी पेयर नहीं बन रहा है उस पेयर से आप उसको मल्टीप्लाई करा दो, वो सिंपल आपका परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बना करके देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 400 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 5, -2 and 5, 2. The length of the radius of the circle is। बहुत सिंपल है, ये आपका 5, -2 दे रखा है, एक एंड 5, -2 और दूसरा एंड यहाँ पर दे रखा है आपका 5। क्लियर है? अब कह रहा है कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स। बड़ा सिंपल है कि अगर हम डायमीटर की डिस्टेंस निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे रेडियस मिल जाएगा। वही रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2। तो आप यहाँ से देखोगे इसकी डिस्टेंस निकालो, 5 - 5 0 करोगे तो 0 आएगा और ये आपका 4 आएगा। 4 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आंसर आपका 4 ही आ जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करना है तो रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस कितनी आ गई? 2। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है। द पॉइंट्स -5, 0, 5, 0 एंड 0, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज एन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आपको बताना है। एक काम तो ये कर सकते हो कि आप इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लो 1 बाई 1, वहां से आपको पता चल जाए। बट अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है -5, 0, वो यहाँ कहीं होगा, -5, 0। फिर दूसरा कह रहा है 5, 0, वो यहाँ कहीं होगा। फिर थर्ड वन 0, 4, वो यहाँ कहीं होगा। आप इनको ज्वाइन करा लो। ठीक है, अभी क्या करोगे ना, अगर इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे और इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम ही आएगी। अब आएगी कितनी वो चेक कर लो यहाँ से। तो √5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 विच इज √41। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 5 इधर 5 इधर तो हो जाएगी 10। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये डिफरेंट है। कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 देखो। इन द गिवन फिगर आर एस इज अ टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट दे रखा है, ये टेंजेंट है। एट द पॉइंट एल एंड एम एन इज द डायमीटर, एम एन डायमीटर है। इफ एन एम एल इज 30 डिग्री, एन एम एल इज 30 डिग्री दे रखा है, देन आर एल एम इज RLM। ये वाला एंगल आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि MN क्या है? डायमीटर। तो अपने को पता कि डायमीटर होता है वो सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। अगर आप इसको ज्वाइन करा दो, ये L से N को अगर आप ज्वाइन कराते हो तो ये कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 90, ये 30, तो ये कितना आ जाएगा? 90 + 30 120, तो 180 - 120 कर दो तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये एंगल कितना हो गया आपका? 60 डिग्री हो गया। क्लियर? ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री। अभी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगे, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, अल्टरनेट सेगमेंट होती है। जैसे मान लो कि आपका ये सर्कल है और आपने सर्कल पर टेंजेंट प्लॉट किया। ठीक है, और ये मान लो कोई कॉर्ड है और इस कॉर्ड के थ्रू यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये जो कॉर्ड है, मान लो ये कुछ कॉर्ड इसका ए बी और ये सी। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है, कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, वही एंगल वो इस कॉर्ड के थ्रू जो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है यहाँ पर, ठीक है, वो भी क्या होता है? सेम होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही तो चल रहा है। ये आपकी कॉर्ड है LM, LM इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? जो भी बना रहा होगा, मान लो अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो इस ये कॉर्ड जो अपने अल्टरनेट सेगमेंट पर जो एंगल बनाती है इस कॉर्ड के थ्रू, वो ये बना 60 डिग्री। तो ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 60। यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी एंगल RLM, एंगल RLM कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8। ठीक है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू BC। ठीक है, ये पैरेलल है इसके BC के। इफ AP अपॉन PB इक्वल टू 4/13 एंड AC इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AQ इज। AQ की लेंथ यहाँ पर पूछी गई कि क्या? ठीक है, सिंपल ये BPT का प्रॉब्लम दे रखा है, उसी का यूज कर लेंगे हम लोग। तो होगा क्या यहाँ से कि AP अपॉन PB, और यहाँ पर उसने ये वाली पूरी लेंथ का यूज किया है AC। अपन करते क्या, यहाँ से भी अपन AB बना लेते हैं, तो बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पर AP अपॉन AB इक्वल टू लिख सकते हैं AQ अपॉन AC,
है ना, बाई बीपीटी। ये बीपीटी के रिजल्ट ही है, ठीक है। काफी सारे रिजल्ट बनते हैं, वहां से एक रिजल्ट ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपन निकाल लेते हैं, एपी अपॉन एबी, तो ए क्यू अपॉन एसी हो जाएगा यहाँ। अब है क्या कि एपी का रेशियो तो 4 दे रखा है, और एबी कैसे बनेगा, एबी बनेगा एपी प्लस बीपी से, तो एबी और एपी प्लस पीबी ये दे रखा है 4 और 13, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इक्वल टू ए क्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, वो तो पता ही करना ए क्यू, और एसी कितना दे रखा है 20.4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन में 17 इक्वल टू ए क्यू, कितना आ जाएगा 1.2, 17.2, और ये कितना हो जाएगा आपका 4.8। ए क्यू की वैल्यू आ गई 4.8, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। तो कह रहा है टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल सही है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पर अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर लाइन आर ऑलवेज सिमिलर, होता तो नहीं, बाकी चेक कर लेते हैं, वैसे पहले इनको चेक कर लेते हैं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सही। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है वो सिमिलर होती है, बट सिमिलर हो तो कॉन्ग्रुएंट होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो बचा आपका ऑप्शन बी, स्क्वायर एंड अ रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर, ये आपका गलत होता है। ठीक है भाई, जो रोम्बस का आप लिखते हो 1/d1 इंटू d2 लिखते हो, डायगोनल्स पर डिपेंड करता है, और वो आपका साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब आपका नेगेटिव। तो ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्क्वायर का और रोम्बस का अगर साइड सेम है, सॉरी एरिया सेम है, तो जरूरी नहीं है वो सिमिलर हो। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 4004। तो 4004 के यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। कह रहा है कि एक्सपोनेंट उनकी जो पावर आती है उनका सम बताना है। ठीक है, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 2 0 0 2, फिर यहाँ से 2 1 0 1, फिर ये आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से कर लो, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 3 2 1, तो 7 3 जा 21, फिर ये किससे होगा आपका 13 से कर लो, यहाँ पर 11 से हो जाएगा क्या, 11 1 जा 11 3 13, और ये बचेगा 13। क्लियर। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर। कह रहा है एक्सपोनेंट का सम बता दो, तो 2 1 3 1 4 1 5, कितना आ रहा है 5, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 11, कह रहा है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ द 42 बॉल्स। ठीक है, 42 बॉल्स वो प्ले करता है, यानी कि टोटल तो 42 बॉल्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, तो बाउंड्री कितनी बॉल पर मारता है वो 7 पर, तो कितनी पर नहीं मार पाए, 42 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 35 बॉल्स पर वो बाउंड्री हिट नहीं कर पाया, उसी की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 5 7 5 और 7 6, 5 अपॉन 6 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। अगर वो ये पूछता कि कितने पर मारी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 7 अपॉन 42 होता, बट वो पूछ रहा है नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, कितनी बॉल पर प्रोबेबिलिटी, सॉरी बाउंड्री हिट नहीं हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। बाउंड्री हिट तो आपकी 35 बॉल्स पर नहीं हुई, तो वो फेवरेबल हो गई, और टोटल आपका 42 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 12, if a large circular pizza is divided into 5 equal sectors, then central angle of each sector will, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा, 5 इक्वल सेक्टर बोले, टोटल एंगल कितना होता है 360 ना, 360, और 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो सेंटर का एंगल पता चल जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा यहाँ से, 72 डिग्री, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 देखो, यहाँ पर वैल्यू रखो, साइन 30 1/2, और tan 45 1 इक्वल टू sec 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec तो उसका रिवर्स होता है, तो ये 2 हो जाएगा अपॉन में k, तो ये कितना हो जाएगा k की वैल्यू 4 आ जाएगी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रखा है, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 14, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ऑप्शन मैच कराते हैं, क्या देखते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन नहीं होती, पैरेलल टू वाई एक्सिस ये भी नहीं होती है आपके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब ओरिजिन से, अच्छा किसी पॉइंट से पास हो तो कैसे पता चलता है, वो पॉइंट्स में लगा दो, आप 0,0 लगाओगे वेरीफाई कर रहा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट ये भी बिल्कुल गलत है, हम रख के देख लो यहाँ पर 3 = 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 15, द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी का 10th टर्म, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं, विच इज 19/4 - 5 अपॉन में 1, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो d = कितना आ जाएगा यहाँ से 4, विच इज 90 - 20 - 1/4, d पता है। अब a 10 निकाल लेते हैं, तो a प्लस यानी कि 5 प्लस n - 1 9 इंटू डी, डी कितना है -1/4, ये हो जाएगा आपका 20 और माइनस का 9/4 विच इज 11/4। तो है क्या ऑप्शन में 11/4, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, इफ -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है, अगर जीरो है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो अगर जब भी जीरो है ना तो उसको उसमें रख दिया करो एक्स की जगह, तो वैल्यू को जीरो कर देगा पूरी, यानी कि जीरो हो जाएगा कब, जब आप -4 वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, जहां जहां एक्स को दिख जाए, तो -2 + 2k। ठीक है, तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा प्लस का 4 और उसको उस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2k। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 और -2 या इधर 2k, तो 2k = 18, तो k की वैल्यू 9, तो है क्या ऑप्शन में, k आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, उसने बता दिया बिलो द एक्स एक्सिस ये, और 3 यूनिट आपकी नीचे होगी आपकी, तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या बन जाएंगे 0, -3, चलेगा। तो कह रहा है कि इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका y कितना है -3, ऑप्शन देख लो यहाँ पर सी, ऑप्शन सी y = -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या है, एचसीएफ ऑफ 40, तो बड़ा आसान प्रॉब्लम दे रखा है, 40 110 और ये 360, वैसे आप देखो ना 10 से डिवाइड हो रहे हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आगे फर्दर डिवाइड होगा नहीं भाई, ऐसे ना जो तीनों को डिवाइड करे एक साथ, तो 10 तो वैसे डायरेक्ट दिख रहा है, तो आप निकाल भी लो, 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा आपको 180, फिर यहाँ पर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 और ये 11 और ये 36 है ना। इसके बाद जो तीनों को डिवाइड करे वही नंबर लेता, तो यही दो नंबर मिल रहे थे, तो 5 × 2 = 10, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, असर्शन रीजन का कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 5 1 इज 4, चेक कर लेते हो ना, 1 - 5 करना पड़ेगा, 1 - 5 करोगे तो -4 आना चाहिए, ये तो गलत है, असर्शन आपका गलत है। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी A1 A2 इज ऑब्टेन्ड बाय an - n - 1, पहले आगे वाला टर्म आएगा फिर उसके जस्ट पीछे वाला टर्म आता है, ये करेक्ट है, तो आपका ए फॉल्स हो जाएगा और रीजन ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये 19 के लिए। फिर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 20, assertion the pair of linear equation px + 3y + 59 = 0 and this will have infinitely many solutions if p = 1, चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए करते क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो यहाँ पर a1/a2, तो p/2 = 3/6 = 59/180, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो p/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 = 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, p की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये बात तो सही है कि अगर इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखें तो p की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, ये करेक्ट है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px + 3y + 19 = 0 and this has a unique solution then p is not equal to 1, यूनिक कब होता है, जब a1/a2 is not equal to b1/b2, चेक कर लेते हैं, तो p/2 = b1 यानी कि 3/6 नॉट इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो p इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब ये चीज होल्ड कर जाएगी, p इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये भी करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये आपकी यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका दोनों ट्रू है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो a एंड r इसके लिए क्या हो जाएगा, a एंड r ट्रू बट r is not correct explanation of a, ठीक है,
तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको 20 प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।